The sword of Tipu Sultan and wood steel. So we have studied the section of cotton textile of India during the British rule, and now we are going to start with the iron and steel industry of India during the British rule. So we will start with the story of Indian iron and steel industry. What was the level of Indian iron and steel industry during the British period, with the story of Tipu Sultan and his sword of wood steel. तो स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार, राइट? और ये वुड स्टील क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. So, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम टीपू सुल्तान की स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे. तो जो आयरन एंड स्टील की मेटलर्जी है, मेटलर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी, मतलब कि मेटल से रिलेटेड स्टडी को हम कहते हैं मेटलर्जी. तो इस चीज को हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? टीपू सुल्तान की स्टोरी के साथ. और टीपू सुल्तान जो है, इन्होंने मैसूर पे रूल किया था, राज किया था 1799 तक. और इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी, 4 बैटल्स, वॉर्स लड़ी, और उसके बाद उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए. और जब वो शहीद हुए थे तो उनके हाथ में उनकी तलवार थी, मतलब वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए. उनकी जो तलवार है वो उनके हाथ में थी उस टाइम पे. Tipu's legendary swords are now part of valuable collection in museums in England. तो टीपू की जो लेजेंडरी स्वर्ड्स थी, मतलब जिन तलवारों को वो यूज करते थे, वो जो तलवारें हैं वो आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम्स में रखी हुई हैं. बट डू यू नो व्हाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल? अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा इन तलवारों में क्या था जो कि आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में इन्हें रखा गया है. The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. तो उनकी जो स्वॉर्ड थी, उनकी जो तलवार थी, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, और उसकी जो एज होती है, जो उसके धार होती है ना, जैसे तलवार है ये, तो उसकी जो एज होती है, ये तलवार हो गई मान लो, तो इसकी जो एज है, जो तीखा नोक होती है साइड की पूरी, वो जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती थी, बहुत ही ज्यादा तीखी तलवार होती थी वो. और साथ ही साथ वो इतनी ज्यादा मजबूत होती थी कि सामने वाले, मतलब ओपोनेंट, जो उनका विरोधी है, जिसके साथ वो लड़ रहे हैं, उसके आर्मर को भी आर पार कर देती थी वो तलवार. आर्मर क्या होता है? कवच होता है. आपने देखा होगा जैसे पुराने, जैसे मूवीज वगैरह में जो पुराने टाइम के बनाई जाती हैं, राजा महाराजा वाले टाइम की, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने चेस्ट पे एक कवर सा पहन के रखते हैं, ठीक है ना, कुछ स्टील टाइप का वो पहन के रखते हैं. तो वो क्या होता है? कवच होता है. वो किस लिए पहनते हैं? ताकि वो अपने जो विरोधी है उसकी तलवार से, उसके वार से बच सके. तो टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा तीखी थी, कि वो सामने वाले का जो कवच है उसको भी वो फाड़ देती थी, रिप कर देती थी, और वो उसके शरीर में घुस जाती थी. This quality of the sword came from a special type of high carbon steel called woods, which was produced all over the South India. अब ये जो तलवार थी टीपू की, वो इतनी ज्यादा मजबूत क्यों थी? इसमें ऐसा क्या खास था जो कि सामने वाले के कवच को भी, मतलब फाड़ देती थी? तो ये जो तलवार है वो एक अलग तरीके की स्टील से बनाई जाती थी, जो कि हाई कार्बन स्टील थी, और इसे हम क्या कहते हैं? वुड्स. तो हाई कार्बन स्टील मतलब ये स्टील कैसे बनाई गई है? आयरन एंड कार्बन को मिला के बनाई गई है, मतलब इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो भी प्रेजेंट है. तो ये जो स्टील है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसे हम कहते हैं वुड्स, ठीक है. हाई कार्बन स्टील को हम कहते हैं वुड्स, और ये जो स्टील है ये साउथ इंडिया में काफी अच्छे से, काफी मात्रा में बनाई जाती थी. Wood steel when made into sword produce a very sharp edge with a flowing water pattern. अब जब वुड स्टील से आप एक तलवार बनाओगे तो उससे क्या होता है कि उसकी जो एजेस होती हैं, उसके जो किनारे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा तीखे होते हैं, और साथ ही साथ इनमें एक फ्लोइंग पैटर्न होता है, कि मतलब मान लो ये तलवार है, ठीक है, ये ऐसे तलवार हो गई. तो अब इसके ऊपर क्या है? वाटर फ्लोइंग ऐसे पैटर्न्स आपको छोटे छोटे छोटे, मतलब बहुत ही महीन तरीके से वाटर फ्लोइंग पैटर्न, इस तरीके से जैसे पानी बहता है ना, इस तरह की कुछ लहरें आपको इस तलवार पे देखने मिलेंगी. तो वो जो वाटर फ्लोइंग पैटर्न है वो क्यों बनता है? क्योंकि वो उस स्टील में बहुत ही छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल्स मिले हुए हैं, और वो कार्बन क्रिस्टल्स जो हैं वो वाटर फ्लोइंग पैटर्न उस तलवार को, उस स्टील को देते हैं.
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो टीपू सुल्तान है उनकी तलवार बहुत ही ज्यादा मजबूत होती थी, इतनी मजबूत कि सामने वाले का जो कवच है उसे भी चीर कर सामने वाले के छाती में घुस जाती थी। अब वो इतनी ज्यादा मजबूत क्यों होती थी? क्योंकि वो स्पेशल तरीके की स्टील जो कि हाई कार्बन स्टील है, ऐसी स्टील जिसको कार्बन मिलाकर, आयरन के साथ कार्बन मिलाकर बनाया गया है, उस स्टील को, जिसे हम वुड्स कहते हैं, उससे बनाई गई थी। और ये जो स्टील है, जब इससे तलवार बनाई जाती है तो उसकी जो एजेस हैं वो बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही तीखी होती है, और उसमें एक वाटर फ्लोइंग पैटर्न आता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद है फ्रांसिस बुचानन, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. तो फ्रांसिस जो बुचानन हैं, जब वो मैसूर आई थी 1800 में, तो जो कि मतलब टीपू सुल्तान की जो डेथ है वो 1799 में हुई थी, तो उसके एक साल बाद ही 1800 में फ्रांसिस बुचानन जो है वो यहाँ पे टूर करने आए थे। तो उन्होंने अपने अकाउंट में हमें टेक्निक बताई है कि किस तरीके से यहाँ पे साउथ इंडिया में जो वुड स्टील है वो बनाई जाती है। हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस, यहाँ पे एक वर्ड आया है। तो स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग वो प्रोसेस होता है जिससे कि जो ओर होती है, जो रॉक होती है, उससे मेटल निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम रॉक और सॉइल बाय हीटिंग इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर और ऑफ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल इन ऑर्डर टू यूज द मेटल टू मेक समथिंग न्यू। तो क्या होता है कि जैसे आपने आयरन ओर के बारे में सुना होगा, तो आयरन ओर क्या है? रॉक होती है जिसे कि हम धरती से निकालते हैं, बट आयरन ओर को हम एज इट इज यूज नहीं करते। हमें आयरन ओर में से आयरन को निकालना पड़ता है। तो जिस प्रोसेस से आयरन ओर में से आयरन को निकाला जाता है, किसी भी ओर में से इस तरीके से मेटल को निकाला जाता है, उसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं, राइट? तो किस तरीके से स्मेल्टिंग फर्नेसेस में, फर्नेसेस मतलब क्या होता है? भट्टियां होती हैं। तो क्योंकि जो ओर है उसमें से बहुत ही हाई टेम्परेचर, उसे ओर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डाला जाता है और तब उसमें से आयरन जो है वो निकाली जाती है। तो भट्टियों में ये काम होता है। तो भट्टियों में किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता था उसका हमें एक तरीके से अकाउंट फ्रांसिस ने दिया है। इन दीज फर्नेसेस आयरन वाज मिक्स्ड विद चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट। तो इन फर्नेसेस में क्या होता था? जो भट्टियां हैं उनमें क्या होता था कि जो आयरन है उसको चारकोल के साथ मिक्स किया जाता था और उसके बाद छोटे से जो क्ले पॉट होता है उसके अंदर रख दिया जाता था। Through an intricate control of temperatures, the smelters produced steel ingots that were used for sword making, not just in India but in West and Central Asia too. और वो जब उसे क्ले पॉट्स वगैरह में डालते थे उसके बाद उसको टेम्परेचर पे रखते थे, उसको उसको फिर हीट अप करते थे, और जो टेम्परेचर रहता था बड़ा ही कंट्रोल्ड रहता था कि कितना टेम्परेचर करना है, कितना नहीं करना। उस तरीके से वो पूरा ध्यान रखते थे। और फिर उसके बाद जो है पूरा स्टील इनगोट जो है निकल के आता था। इनगोट मतलब एक तरीके से जो पीस ऑफ मेटल है, तो स्टील का जो है फिर वो आयरन ओर से उस तरीके से वो लोग निकालते थे हीट करके, राइट? और फिर स्टील से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी इनको यूज किया जाता था तलवार बनाने के लिए। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ा वर्ड उकू, तेलुगु हुकू एंड तमिल एंड मलयालम उरुकू मीनिंग स्टील। तो ये जो वर्ड वुड्स निकल के आया है वो कहाँ से निकल के आया है? ये वर्ड आया है कन्नड़ में, इसे उक्कू कहते हैं, तेलुगु में हुक्कू कहते हैं और तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू कहते हैं। इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है? उक्कू, हुक्कू और उरुक्कू, इनका मतलब है स्टील। और इन्हीं वर्ड से फिर वर्ड निकल के आया है वुड्स। इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। और इंडियन वुड स्टील इतना स्पेशल है, इतना मजबूत है कि इसने जो यूरोपियन साइंटिस्ट है उन्हें बहुत ही फैसिनेट किया है। Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian woods. माइकल फेरेडे जो कि एक बड़े ही लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं, जाने माने साइंटिस्ट हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने अपने जीवन के लगभग 4 साल जो हैं बिताए इंडियन वुड्स को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। However, wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid 19th. बट क्या हुआ, जो वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस है, मतलब जिस तरीके से वुड स्टील को बनाया जाता है, वो प्रोसेस जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस था, पूरे साउथ इंडिया में इस स्टील को बनाया जाता था, बट क्या हुआ मिड 19th सेंचुरी तक, लगभग 1850 के आते आते ये क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक तरीके से लुप्त हो गया, कहीं खोसा गया। मतलब कि अब लोग वुड स्टील को नहीं बना रहे थे।
Can you guess why this was so? The sword and armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftspeople in India. तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों अब स्टील वगैरह, वुड स्टील जो कितनी स्पेशल हुआ करती थी, उसको इतने स्पेशल तरीके से बनाया जाता था, क्यों मिड 19th सेंचुरी के आते आते वो जो पूरा प्रोसेस था वो कहीं लुप्त हो गया था? क्यों हम लोगों ने बनाना बंद कर दिया था? तो उसका रीजन है कि इंडिया को जब ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब दूसरे देशों से, मतलब ब्रिटेन वगैरह से, आयरन एंड स्टील जो है वो इम्पोर्ट होने लग गए हमारे देश में। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब दूसरे देशों से आयरन एंड स्टील इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो हमारे देश में जो क्राफ्ट पीपल हैं, जो कि स्टील वगैरह बना रहे थे, अब वो लोग का काम जो है वो बंद होने लगा। उनकी स्टील अब कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे, इम्पोर्टेड जो आयरन एंड स्टील है उसी को खरीद रहे थे। ये एग्जैक्ट सेम कंडीशन जो हमने कॉटन टेक्सटाइल में पढ़ी थी, वही सेम कंडीशन यहाँ आयरन एंड स्टील के साथ हो रही है। कि जैसे हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पढ़ा था कि जब इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन सबसे जो वहाँ के फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड कपड़े जब इंडिया में आने लगे, तो इंडिया में जो बनने वाले कपड़े हैं उन्हें लोग नहीं खरीद रहे थे, सब इम्पोर्टेड कपड़ा खरीद रहे थे। उसकी वजह से हमारे इंडियन जो व्यूवर्स थे उनका काम जो है वो अफेक्ट हुआ। इसी तरीके से जब इम्पोर्टेड आयरन एंड स्टील अपने देश में आने लग गया, इंडिया में आने लग गया, तो उसकी वजह से इंडिया में जो क्राफ्ट पीपल हैं जो कि आयरन एंड स्टील बना रहे थे, जो वुड स्टील बना रहे थे, उनका धंधा चौपट हो गया, उनकी अब स्टील वगैरह की डिमांड जो है खत्म हो गई। तो इसलिए धीरे-धीरे करके जो वुड स्टील बनाने का पूरा प्रोसेस है, ये वाली पूरी जो कला है वो लुप्त सी होने लगी।